रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि आज वफाकी आईनी अदालत से क्या बड़ी ख़बर आने का इम्कान है। मुकदमा क्या है, बेंच कौन सा है, बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल हैं। इस खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की हमशीर गान अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा, नौरीन खानम साहबा, जो अडयाला जेल के बाहर कल मुलाकात के लिए धरना दे के बैठी थी, कल दोपहर 2 बजे से, और रात फिर 2 बजे ऑपरेशन करके जो धरना था, जो कारकुनान था, उनको डिस्पर्स किया गया। हुकूमत ने रात गए इमरान खान की हमशीरगान को क्या पेशकश कराई है, और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक भी एक बड़ी अहम खबर है। लेकिन उस खबर को लेके पीटीआई की जो क़यादत है उसने खामोशी अख्तियार कर रखी है। पीटीआई के रहनुमाओं ने चुप साध ली है। तो ये क्या ख़बर है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे पहले तो आपको ये बता दें कि वफाकी आईनी अदालत जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम की गई, अगले आने वाले चंद दिनों में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वफाकी शरई अदालत मुंतकिल होने जा रही है। और जो वफाकी शरई अदालत के जो जजेज़ हैं, उनका जो रिकॉर्ड है, जो सामान है, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। और जो शरई अदालत के जजेज़ हैं, उनके जो नाम की प्लेट्स हैं वो भी मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट की कोर्ट्स हैं वहाँ पर आवेज़ा कर दी गई हैं, वहाँ पर लटका दी गई हैं। यानी अगले चंद दिनों में, या यूँ कह लें कि समर वेकेशन के आगाज़ तक, जैसे समर वेकेशन का 18 दिसंबर से आगाज़ होगा, आईनी अदालत की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, और फेडरल आईनी अदालत की फेडरल शरई कोर्ट की जो प्रेमिसेस है वहाँ पर मुंतकली हो जाएगी, और शरई अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल किया जा चुका होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आईनी अदालत से आज क्या बड़ी खबर आने का इम्कान है। नाज़रीन, अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार, एंकर एयरवाई न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते थे। केनिया में उनका कत्ल कर दिया गया, उनको मार दिया गया। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को मुख्तलिफ खतूत लिखे गए। उन खतूत में इस मामले पे अज़ नोटिस लेने की डिमांड की गई, इस्तदा की गई, और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मामले पे फिर अज़ नोटिस लिया, सोमोटो कार्रवाई का आगाज़ किया। अब वो जो सोमोटो की कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट से मुंतकिल होकर आईनी अदालत में आ चुकी है। और आईनी अदालत में चीफ जस्टिस तो अमीनुद्दीन खान साहब हैं, लेकिन जो बेंच उनकी तरफ से बनाया गया है इस केस की समाअत के लिए, उसको हेड कर रहे हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, और उनके साथ जस्टिस रोज़ी ख़ान शामिल हैं। और आज की समाअत का नाज़रीन जो सबसे अहम नुक्ता है, एक तो ये है कि हुकूमत को हुक्म दिया गया था कि अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से केनिया में तहकीकात के सिलसिले में क्या प्रोग्रेस हुई है, हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात उठाए गए हैं। जो हुकूमत ने, रियासत ने केनियन गवर्नमेंट को लेटर लिखा था, रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान में जो बनाए गए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव जो टीम है वो केनिया में जाके जाए वक़ूआ का विज़िट करना चाहती है, उस रिक्वेस्ट का क्या केनियन गवर्नमेंट हुकाम की जानिब से क्या जवाब दिया गया, हुकूमत तो आज आकर ये जवाब देगी। लेकिन जो अरशद शरीफ साहब की जो बेवगान हैं, जो बेवाएँ हैं, उनके वकला को आज ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। अदालत की जानिब से ये कानूनी नुक्ते पे मामलत करने के लिए कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम में जो सो मोटो का अख्तियार है, सो मोटो की कार्रवाइयों को ख़त्म कर दिया गया है। तो आज अरशद शरीफ साहब की जो अहलियाँ हैं, उनके वकला अदालत को असिस्ट करेंगे कि आया कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये मुकदमा आगे चल सकता है, बढ़ाया जा सकता है, वफाकी आईनी अदालत का दायरा अख्तियार है या वफाकी आईनी अदालत का दायरा अख्तियार नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में नाज़रीन, अदालत आज जो भी फ़ैसला करे, आज भी अगर जो उनके वरसा हैं, जो ख़ानदान है अरशद शरीफ साहब का, वो आज भी अगर तहरीरी दरख्वास्त आईनी अदालत में दायर कर देना इसी केस में, तो ये केस जो है यूँ समझें कि फिर आप इसको निकाल नहीं सकते, फिर आपने सुन के इसको किसी न किसी साइड के ऊपर डिसाइड करना है। तो देखते हैं आईनी अदालत से इस मामले पे क्या ख़बर आती है। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की बहनें। कल मंगल का दिन था, मुलाकात के लिए गई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वाज़ेह जो हुकूमत का पैगाम था उसके मुताबिक ही ये मुलाकात नहीं हो सकी।
اب اس کے بعد دن 2 بجے سے یہ بیٹھیں، تحریک انصاف کے لوگ بھی گئے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو رہنما تھے وہ بھی اڈیالہ جیل کے باہر گئے، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور پھر رات گئے جب عمران خان صاحب کی بہنوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا تو پولیس کی جانب سے وہاں پر اعلان کر کے آپریشن کیا گیا، جو کارکنان آگے سے مزاحمت کر رہے تھے ان پہ لاٹھی چارج بھی ہوا اور واٹر کینن کا استعمال بھی کیا گیا، اور جو جگہ جہاں پہ یہ دھرنا دے کے بیٹھے تھے اسے مکمل طور پہ جو ہے وہ اسے خالی کروا لیا گیا، اس کو ایویکویٹ کرا، لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کر دیا گیا، ڈسپرس کر دیا گیا، میرے خیال میں زیادہ مناسب لفظ ہے۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی، اب علیمہ خان صاحبہ کی باتوں سے جو ایک بات نظر آ رہی ہے، اب علیمہ خان صاحبہ بھی شاید ڈس اپوائنٹ ہو چکی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ چلیں آپ ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرائیں، قانون کے مطابق ہی کروائیں، ہم قانون کے مطابق بھی عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قانون کے مطابق کروا دیں، دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اگر ملاقات نہیں کرائیں گے تو ہم ملک کو بند کر دیں گے۔ ایک طرف علیمہ خان ملک کو بند کرنے کی بات کرتی ہیں، دوسری طرف وہ قانون کے مطابق ملاقات کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ٹرسٹ لیول ہے، جو حکومت کا ٹرسٹ ہے بھی، ہاں ان کی ملاقات کروا دیں، یہ اب جو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی اور ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا عمران خان کے ساتھ کی گئی باتوں کو، اس پہ سیاسی ایجنڈے، سیاسی نیریٹو نہیں بنیں گے، لیکن جب اس قسم کے بیانات آئیں گے تو پھر حکومت جو آفر کر رہی ہے تحریک انصاف کو، اس سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ اب راجہ صاحب دیکھیں نا، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ان کی جانب سے رات گئے، کیا کہا گیا؟ ان کی طرف سے کہا گیا، یعنی علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ملک بند کرنے کی بات کر رہے تھے کہ اتنا ہمارا ٹیکہ ہے، ہماری کیپیسٹی ہے، ہم ملک بند کر سکتے ہیں، اور راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم چند ہزار لوگوں کے ساتھ اس نظام کو تو نہیں تبدیل کر سکتے۔ اب وہ بے بسی کا اظہار کر رہے تھے۔ امین سارے حالات میں بیرسٹر گور صاحب بڑے پرومیننٹ ہیں، بڑی اہمیت اختیار کر گئے، وہ اگر چاہیں، لیکن ان کے چاہنے سے پہلے ان کو گارنٹی بھی چاہیے پارٹی کے لوگوں کی طرف سے، عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے، وہ ملاقات کا راستہ بھی نکال سکتے ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب ملاقات کا راستہ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں، جن کو ایکسیس کسی نہ کسی طریقے سے حاصل ہے، جن کی بات کو تقویت دی جاتی ہے، اہمیت دی جاتی ہے، انہیں پارٹی میں کوئی وقت نہیں دی جاتی، انہیں اپنی پارٹی میں امپورٹنس نہیں ملتی، اہمیت نہیں ملتی۔ یہ تو امر مجبوری ان کو چیئرمین پی ٹی آئی برقرار رکھا ہوا ہے۔ اگر قانون کا شکم نہ ہوتا، اگر قانون کی قدغن نہ ہوتی تو کب سے بیرسٹر گور صاحب کو پارٹی کے چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب حکومت نے رات تو چلے جگہ صاف کروا لی، حکومت نے تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب کی بہنوں کو یہ پیشکش کی ہے کہ اگر آپ یہ بیان حلفی دیتی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوگی، اور یہ تحریک انصاف کے لیے بھی ہے کہ بیانی حلفی یہ دیتے ہیں کہ جو ملاقات عمران خان کے ساتھ ہوگی، خاندان کی ہو، پارٹی کے شخص کی ہو، اس ملاقات کے بعد پھر سیاسی نیریٹو، سیاسی گفتگو باہر آ کے نہیں کی جائے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ نہ صرف سیاسی گفتگو، جو اداروں اور اداروں کی شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ ہے، اس کی بھی کسی قسم کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب رات تو چلیں ڈسپرس بھی کر دیا گیا، ملاقات بھی نہیں ہو سکی، اب بال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کورٹ میں ہے۔ فیصلہ اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی نے کرنا ہے کہ بیان حلفی دینا ہے، یقین دہانی کرانی ہے، نہیں کرانی، یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بھی خبر سامنے آئی ہے، اور وہ خبر ہے مروت صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو علیمہ آپا ہیں انہوں نے تحریک انصاف کی پارٹی کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اب مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی کو مکمل طور پہ کنٹرول کر چکی ہیں، کنٹرول سنبھال چکی ہیں، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس بات کی بھنک بھی پڑنے نہیں دے گی، ان کی بہن پارٹی پہ مکمل طور پہ اختیار حاصل کر چکی ہیں۔ اب مروت صاحب کا دعویٰ اپنی جگہ پہ، لیکن عمران خان صاحب نے جو کام کیا ہے وہ تو پوری پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور قیادت کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ اب جو تحریک تحفظ پاکستان ہے، اس کے چیئرمین آپ جانتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی ہیں، اس میں راجہ ناصر عباس صاحب کو بڑا اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں وہ اس پلیٹ فارم کے ترجمان ہیں، سیکرٹری اطلاعات ہیں،
मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने इस बात का इंकशाफ किया रात गए कि इमरान खान साहब ने अपने पार्टी को हदायत की है, इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को डायरेक्शन जारी की है कि आपने जो भी फ़ैसला करना है, पार्टी से मुतल्लिक़, सियासी मामला से मुतल्लिक़, मुझसे भी अगर मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला करना है, तो आप हर फ़ैसला महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब की मुशावरत के साथ करेंगे। यानी अब पार्टी का जो भी फ़ैसला होगा, वो पार्टी का इंडिपेंडेंट फ़ैसला नहीं होगा, बल्कि इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को और राजा नासिर अब्बास साहब को उन मुशावरत में एक की रोल जो है वो तफ़वीज़ कर दिया है, इंटरेस्ट कर दिया है कि उनकी मुशावरत, उनकी कंसेंट के बगैर आप कोई सियासी फ़ैसला नहीं करेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब एक और भी बात करते हैं, जो कि मुझे हक़ाइक़ के बरक्स नज़र आती है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं, हमारा एहतजाज करने का, सड़कों पे निकलने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि हम तो डायलॉग चाहते हैं, हम तो डायलॉग करना चाहते हैं। अगर बात बिल्कुल ऐसी है और इमरान खान साहब ने पीटीआई के अपने रहनुमाओं के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई साहब को मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी और टास्क तफ़वीज़ कर रखा है कि वही मुज़ाकरात करेंगे, वही बातचीत करेंगे हुकूमत के साथ, तो फिर देर किस बात की? हुकूमत तो इतनी मरतबा आपको मुज़ाकरात की ऑफ़र कर चुकी है। तो अचकज़ई साहब रब्ता करें ना हुकूमत के साथ, राना सनाउल्लाह साहब के साथ, बाकी लोगों के साथ, ये फिर क्यों रब्ता नहीं करते? कहीं न कहीं तो कोई ऐसी बात आ रही है, स्पीकर साहब असेंबली में ठहर के बार-बार कह रहे हैं कि मैं अब भी किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ, मैंने पहले भी एक फैसिलिटेटर का रोल अदा किया है, अब भी मैं सहूलतकार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप आएँ तो सही, बैठें तो सही, फैसला तो करें। तो अगर यही बात है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं, तो आप जाएँ स्पीकर साहब के पास, कंसेंट दें, मुज़ाकरात शुरू हो जाएँगे और बातचीत से बड़े-बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। क्या बातचीत से पाकिस्तान इंडिया जंग नहीं रुकी? क्या बातचीत से कंबोडिया थाईलैंड जंग नहीं रुकी? क्या बातचीत से और मामला दुनिया में सॉर्ट आउट नहीं हुए? हमेशा बातचीत से मसाइल होते हैं, लेकिन बात ये है, कहीं न कहीं तो फिर ऐसा सुकून मौजूद है कि ये बात जो है, इसे किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा। जाते नाज़रीन तुम्हें तय करें कि तहरीक इंसाफ का ज़िक्र कर रहे थे, तो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ ये ख़बर ये है कि इस्लामाबाद की एटीसी अदालत ने सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, मीना खान, शफ़ी जान, इकबाल अफरीदी, इनको बार-बार तलब किया गया 26 नवंबर के केस में, लेकिन ये पेश नहीं हुए और पेश ना होने पे एटीसी अदालत इस्लामाबाद ने इनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई को जो है, वो उसका ग्रीन सिग्नल दे दिया। इश्तिहारी करार देने की हतमी कार्रवाई जो है, अदालत की जानिब से शुरू कर दी गई है। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जब इनको बार-बार अरेस्ट वारंट जारी किए गए और पुलिस फिर कहाँ पे थी? ये तो तमाम शख्सियात सुहेल अफरीदी, मीना खान, शफ़ी जान, इकबाल अफरीदी हर दूसरे तीसरे दिन इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं। तो पुलिस इनसे वारंट की तमील फिर क्यों नहीं करा सकी? तो कहीं न कहीं तो कानून का जो मज़ाक है वो इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम की एंड से भी बनाया जाता है ना, या आप करें उनको गिरफ़्तार। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सियासी मसलतें बीच में आ जाती हैं, अभी गिरफ़्तार करेंगे, फिर वो इल्ज़ाम तराशी, तो बेहतर ये है कि ये खुद ही अदालत के सामने पेश हो जाएँ। और अगर पेश हो जाते तो जज साहब को कोई ज़रूरत नहीं थी इनके अरेस्ट वारंट जारी करने की। इसके साथ-साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब के भांजे एहसान नियाज़ी जो मिलिट्री कोर्ट से कन्विक्टेड हुए, लाहौर हाई कोर्ट में उनकी रिट पिटीशन के ऊपर जस्टिस शहराम सरवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और एडवोकेट फैसल सदीकी पेश हुए एहसान नियाज़ी की तरफ से। और जो वालिद हैं एहसान नियाज़ी के, हफ़ीज़ नियाज़ी, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे और फैसल सदीकी साहब ने अदालत के सामने नुक्ता ये रखा है कि जो मिलिट्री कस्टडी दी गई एहसान नियाज़ी की, वो मिलिट्री कस्टडी दुरुस्त नहीं थी। मिलिट्री कस्टडी देने से पहले हसान नियाज़ी को सिविल अदालत में पेश करना चाहिए था। हसान नियाज़ी को तो सिविल अदालत में पेश ही नहीं किया गया, तो लिहाजा उनकी जो कस्टडी है मिलिट्री कोर्ट में, वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। अब वो बुनियाद ये बना रहे हैं फैसल सदीकी साहब हसान नियाज़ी की कन्विक्शन के खिलाफ कि अगर अदालत ये डिक्लेयर कर देती है कि जो हिरासत थी मिलिट्री कोर्ट में हसान नियाज़ी की, वो अदालत अगर गैर आइनी, गैर कानूनी करार दे दे, तो उसके बाद जो उस हिरासत के बाद के ऊपर जो बिल्ड किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरी एक बिल्डिंग है, वो सारी ज़मीन बोस हो जाएगी, वो सब गिर जाएगा, सज़ा भी कलअदम करार हो जाएगी। तो इस पे लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को और आईजी पुलिस पंजाब को नोटिस करके आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। लेकिन केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया गया है। एक्सपेक्टेड ये है कि विंटर वेकेशन के बाद ये मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर होगा। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।